हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुगंधा शर्मा। और कुछ दिनों पहले मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब वैकेंसी निकली हुई थी। मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि अगर आप सिलेबस जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलमोस्ट 80% कमेंट्स सिलेबस के ऊपर ही थे, तो मैंने नोटिफिकेशन आने का वेट किया। सिलेबस का जो नोटिफिकेशन है अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। 2-3 दिन मैंने अच्छे से सिलेबस को स्टडी किया, एग्जाम पैटर्न को स्टडी किया, कैसे आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, पिछले जो कुछ ऐसे पेपर्स हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कौन सी हेल्पफुल बुक्स हो सकती हैं। रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने उसमें सारी डिटेल्स बता दी थी, जस्ट थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे कॉमन कैडर वाला जो सिलेबस है, यानी जिसके लिए कोई भी फ्रेशर ग्रेजुएट, कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट या सिटी से अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है आपकी 4 सितंबर होगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो 4 सितंबर के बाद देख रहे हैं, आप ना देखें, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई मेंस एग्जाम या प्री एग्जाम्स ऐसे नहीं होगा, एक सिंगल पेपर होगा। इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, यानी आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऐसा कोई फेयर नहीं है कि अगर गलत आपने गेस किया तो मार्क्स कटेंगे। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप इंडिया के एयरपोर्ट्स पे ही काम कर रहे होंगे। और सबसे अच्छी चीज़ इसके बारे में ये है कि इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी वो एसएससी सीजीएल, जो ग्रेजुएट्स के लिए एक दूसरा एग्ज़ाम होता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, उससे भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो जनरली जो IBPS PO जो जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, या SSC CGL जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो जो इक्विवेलेंट लेवल के एग्जाम्स हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ऐसे प्री मेंस करके आपको 2 अलग पेपर्स क्लियर नहीं करने हैं, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं करना है, और सैलरी फिर भी उनसे ज़्यादा है। सैलरी इसमें आपकी 13 लाख पर एनम CTC पे रहेगी। हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें आपका एक सिंगल पेपर होगा, यानी आपका एक पेपर होगा जो ऑनलाइन होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम CBT भी कहते हैं, जिसमें आपके MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आंसर्स होंगे, आपको सही आंसर पे टिक करना है, उसे MCQs कहते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आपने कोई दूसरा एग्ज़ाम दिया है तो आपको सेम डे सेंटर पर रह के 2 या 3 पेपर्स देने पड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, आप सीधा सेंटर पर जाएंगे, आप अपना पेपर देंगे, आप घर आ जाएंगे। एक ही पेपर होगा, ये पूरा पेपर सिर्फ 2 घंटे का होगा। इस 2 घंटे के पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट वो चारों एक ही सिंगल पेपर में आएंगे जो 2 घंटे का होगा, और इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको हर क्वेश्चन करने के लिए मोर देन 1 मिनट मिलेगा, विच इज़ आई थिंक वेरी सफिशिएंट। कैसे वो सफिशिएंट है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होगा, सो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इसमें 4 सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे? इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 35 क्वेश्चंस ईच, एंड मैथ्स एंड रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस ईच आएंगे। मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि जो टाइम है वो काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें पर क्वेश्चन आपको 40-45 सेकेंड्स ही मिलते हैं बस। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा मिल रहा है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज में आप जैसे ही पढ़ते हैं आपको आंसर विद इन 15-20 सेकेंड्स आ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन वर्क नहीं होता इंग्लिश या GK में। इधर यू नो द आंसर और यू डोंट। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। सो एग्जाम पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। जस्ट टू रिवाइज इट वंस अगेन, आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। इंग्लिश, GK, मैथ्स, रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस इंग्लिश GK से, एंड मैथ्स रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस हुए। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हुआ। पेपर का टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा होगा। नॉर्मली इसका जो कट ऑफ है, जो हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखें तो 45% to 50% जाता है। अगर आप 50% नंबर भी ले आते हो तो आप इसको आराम से क्लियर कर लोगे, बट एम फॉर 55% और 60% इफ़ यू कैन। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, जिसके बाद हम इसमें जो हेल्पफुल बुक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सिलेबस का वैसे तो मैं आपको जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप डाउनलोड करोगे आपके सामने एकदम क्लियर लेटर्स में पूरा सिलेबस होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा समझाती जाऊँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसे कि आप सिलेबस देख सकते हैं अपने सामने स्क्रीन पे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर आपने इससे पहले कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बट जस्ट इन केस आपने पहले कभी नहीं दिया है एंड यू हैव नो आइडिया, तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम सैम्पल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर्स में आपको 2 फिगर दिखा दिए हैं, और आगे में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आपको फिल करना है क्या आएगा। तो रीजनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना, कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। अगर आप पहले 2 फोटोज़ देखेंगे तो एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, और आप उसके जस्ट आगे वाला फोटो देखेंगे तो उसमें स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हेक्सागन के अंदर ट्राइंगल है, तो आंसर होगा ट्राइंगल के अंदर हेक्सागन, यानी
थर्ड वाला इसका आंसर होगा। मुझे इनके आंसर्स नहीं पता है बट मैंने इस तरीके के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, सो मैं जस्ट आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फिगर हैं जिस तरीके से, तो थर्ड के साथ सेम लॉजिक से कौन सा फिगर जाएगा, तो आपको इसको जस्ट ऑपोजिट कर देना है। जो इस तरीके से टेंटिकल्स निकले हुए हैं अगर आप उसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो आई थिंक सो गोइंग बाय द लॉजिक आई थिंक द आंसर इज़ द फोर्थ वन। यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स इफ इट इज़ राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स हेयर, अदरवाइज इसको वैसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं यहाँ पे आपको रियल टाइम में आंसर्स दे रही हूँ। नेक्स्ट जैसे इसमें एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली तीनों को डिनोट करता है। तो आप जैसे देखिए हस्बैंड और वाइफ साथ में फैमिली का हिस्सा होते हैं, यानी फैमिली के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आते हैं। तो आई थिंक B1 इज़ द आंसर है, जहाँ पे जो बड़ा सर्कल है वो फैमिली डिनोट कर रहा है और उसके अंदर जो दो छोटे सर्कल्स हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को डिनोट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट जैसे पहले दो फिगर्स हैं, इसमें इसको बीच में से काट दिया गया है, तो सेम वे सर्कल्स वाले में इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक द फोर्थ वन। आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लॉजिक वेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करना है, सिर्फ रीजनिंग का नहीं। लास्ट क्वेश्चन हम रीजनिंग का देखते हैं। यहाँ पे 5 चीज़ें मेंशन हैं और आपको इसमें मेंशन करना है कि क्या पहले आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। तो इफ़ वी गो बाय दैट, सबसे पहले फर्स्ट यानी बर्थ, देन फिफ्थ यानी एजुकेशन, देन फोर्थ यानी मैरिज, सेकेंड डेथ एंड देन फ्यूनरल। 1 5 4 2 3 इज़ आई थिंक द थर्ड वन एंड दिस इज़ द राइट आंसर। यही एक था जिसका आंसर मुझे पता चल पाया, बाकी सब मैं आपको अपने हिसाब से बता रही थी। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस एंडलेस बन सकते हैं, आप अपनी रीजनिंग स्किल सिर्फ प्रैक्टिस करके ही बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग जो आप एक बार रट के याद कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वही का वही क्वेश्चन आएगा। ओके तो ये रीजनिंग था। अब हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस इज़ एक्चुअली जनरल नॉलेज, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री का जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज़ गांधी जी इंडिया कब आए थे, मे बी 1915 में आए थे। लास्ट वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, आई थिंक लॉर्ड माउंटबैटन। एंड इंडियन कांग्रेस को किसने फाउंड किया था, वो वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन कांग्रेस, तो आई थिंक A.O. ह्यूम्स। एंड I don't remember the questions on top of my head, but कुछ इस तरीके के questions हैं जो generally competitive exams, I've never given this exam but I've given some other competitive exams that I've cleared, तो मैं आपको उस हिसाब से questions बता रही हूँ, but questions सभी exams में almost एक जैसे आते हैं। किसी भी empire के जो founder थे, जैसे मुगल empire के founder कौन थे, इस तरीके के questions आपसे history में पूछे जा सकते हैं। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हमारी गैलेक्सी का शेप क्या है, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी क्या है, नियरेस्ट स्टार क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, या किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, अर्थ की कितनी सैटेलाइट्स हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा देखें ना आस्क कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा दूसरे स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, या किस स्टेट का निकनेम सो एंड सो है, या ओजोन लेयर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में पाई जाती है, जो फ्लाइट्स उड़ती हैं वो कौन से अर्थ की लेयर में उड़ती हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो जैसे राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होता है, किसी भी अपॉइंटमेंट का, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देन बैंक्स के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, SCBI के बारे में, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच के करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में इंडिया जीती है, जैसे अभी जो हॉकी का मैच हुआ था उसमें कौन जीता, सो एंड सो क्रिकेट मैच में कौन जीता, या अभी जो IPL हुआ था उसका फाइनल विनर कौन था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया ने कोई नई मिसाइल लॉन्च करके टेस्ट की, कोई नया एयरक्राफ्ट या कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में रिस्पेक्टिवली इंड्यूस किया, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे करंट इवेंट्स से रिलेटेड। इसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि कोई किसी पोस्ट पे नियुक्त हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। मिस इंडिया किसने जीता, या
इस साल का ऑस्कर किसको मिला इन सो कैटेगरी, या नाटो नाटो सॉन्ग को किस कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। इस तरीके से आपसे करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस भी आपके सामने है। इंग्लिश में आपसे कई चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे आपको एक पैराग्राफ पढ़ के उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखने के लिए कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ के कितने अच्छे से समझ पाए, जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी इस वर्ड से मिलता जुलता मतलब किस शब्द का है। जैसे मान लीजिए वर्ड है गुड, तो उसका एक सिनोनिम होता है नाइस, उसका एंटोनिम यानी उसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड मान लेते हैं बैड। इस तरीके के क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी द वन वो मेक्स एन आर्ट, जो आर्ट बनाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। तो आपको उसमें सही ऑप्शन में आर्टिस्ट पिक करना है, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अलावा आपको वर्ड्स जंबल करके दिए होंगे, आपको उनको मिला के सेंटेंस बनाना है, या एक बड़े से सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक करके उसको जंबल कर दिया होगा और आपको उनको एक सीक्वेंस में लाके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो इसको हम सीक्वेंस द वर्ड्स और सीक्वेंस द सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसके अलावा आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे मेक द हे वाइल द सन शाइन, इसका क्या मतलब होता है, या समथिंग लाइक टू ईच इट्स ओन, इसका क्या मतलब होता है। इस तरीके से आपको कोई इडियम या कोई फ्रेज दे दिया होगा और आपको उसका मतलब बताना होगा। एक और क्वेश्चन जो आपसे इंग्लिश में पूछते हैं जो बहुत कॉमन है, दैट इज ग्रामर करेक्शन, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें कहीं ना कहीं जानबूझ के ग्रामर मिस्टेक की होगी और आपको उसको करेक्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं एक सेंटेंस है, आई एंड स्निग्धा आर गोइंग टू द कॉलेज। इसमें क्या एरर है, जो हमारा पहला वर्ड है यानी आई एंड स्निग्धा, क्योंकि आपको प्रोनाउन का रूल पता होगा 2 3 1 होता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, देन थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है। तो करेक्ट वर्जन होगा स्निग्धा एंड आई, ना कि आई एंड स्निग्धा। तो इस तरीके के रूल कोई प्रोपोजिशन में एरर कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे ऑन आना है वहाँ पे एट लगा सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम आना है वहाँ पे डिफरेंट दैन लगा सकते हैं। अब हम आते हैं मैथ्स के सेक्शन पे। मैथ्स के सेक्शन में आपके सामने अगेन सिलेबस है। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें एवरेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक क्लास में अगर 4 बच्चे हैं, एक के 60% आए, एक के 80% आए, एक के 20% आए, एक के 55% आए, तो क्लास के एवरेज कितने मार्क्स आए। इसके अलावा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर 2 लोग एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं और अगर उसमें 3 लोग लगा दिए जाएँ तो वो काम कितने दिन में फिर कंप्लीट होगा, तो कितना टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने में। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि 2 ट्रेन्स हैं, एक सो एंड सो स्पीड पे है, एक सो एंड सो स्पीड पे है, दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, या अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं तो कितने टाइम में एक ट्रेन दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस कर लेगी, और ट्रेन की आपको लेंथ्स भी दे देंगे उसमें। इसके अलावा कुछ और मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि एक बोट है जो अप स्ट्रीम इस स्पीड पे जाती है, डाउन स्ट्रीम इस स्पीड पे जाती है, तो उसकी टोटल जो एवरेज स्पीड है वो क्या आएगी। इसके अलावा कुछ हेल्पफुल बुक्स हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये इसका इंटायर सिलेबस हो जाएगा। अगर सिलेबस में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।